नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिंदुसार और अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करे थे, लेकिन दोस्तों पूर्ण रूप से पूरा जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो दोस्तों उसे आज के वीडियो में हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें लिखी गई बातें को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य को पूरे एकदम जो है जीरो लेवल से समाप्त कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें लिखी गई बातें को। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। शिलालेख का मतलब होता है दोस्तों पत्थरों पर लिखी गई लेख को शिलालेख कहते हैं। पत्थर पर लिखी गई लेख को शिलालेख कहते हैं और इसकी संख्या जो है 14 है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि जो है 14वें शिलालेख में क्या लिखा है, अशोक ने क्या जो है अपने लोगों को बताने के लिए उसमें लिखा है। तो चलिए पहला शिलालेख में क्या लिखा है, पहला शिलालेख में क्या लिखा है। तो दोस्तों इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में दोस्तों इसमें अशोक के द्वारा मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था के बारे में उल्लेख है। यानी कि द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में उल्लेख है। तीसरा शिलालेख में दोस्तों इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर पांचवें वर्ष के बाद राज्य का दौरा करें। यानी कि दोस्तों इसमें राज्य के जो भी अधिकारी है उनको यह आदेश दिया गया है राजा के द्वारा कि वो हर एक 5वें वर्ष के बाद राज्य का दौरा करे और जनता से मिले और जनता का जो भी समस्या हो उसको निवारण करे। दूसरा दोस्तों इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी चर्चा है। तो दोस्तों इस तरह पहला, दूसरा और तीसरा हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलिए इससे आगे के चौथा पांचवा कंप्लीट करते हैं। चौथा शिलालेख में है कि इसमें भैरी घोष की जगह धर्म घोष की चर्चा है। भैरी घोष की जगह धर्म घोष की चर्चा है। पांचवा शिलालेख में दोस्तों इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलता है। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलता है। छठा शिलालेख में दोस्तों इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। चलिए इसे आगे के देखते हैं। सातवां तथा आठवां शिलालेख में दोस्तों इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां शिलालेख में दोस्तों इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसमें अशोक ने यह आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 10वां शिलालेख में दोस्तों अशोक ने यह खुद आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा के लिए प्रजा के हित में ही सोचे। चलिए इसे आगे के देखते हैं। 11वां शिलालेख में दोस्तों धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में दोस्तों इसमें स्त्री महामात्रों यानी कि यानी मंत्रियों की नियुक्ति तथा सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। यानी कि इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति तथा सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। चलिए 13वां 14वां को देखते हैं। 13वां है कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा है। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों 13वां बहुत ही इंपोर्टेंट है कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा है। 14वां अब लास्ट है। 14वां में दोस्तों कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो इस तरह दोस्तों ये जो है 14वीं शिलालेख हो गया। और 14वीं शिलालेख में क्या गया जो है अशोक के द्वारा अपने लोगों को संबोधित किया गया है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने जाना। चलिए अब इससे आगे का हम लोग देखते हैं कि उसका कुछ स्तंभ लेख भी मिला है, जैसे कि उसके 7 स्तंभ लेख जो है मिला है। स्तंभ यानी कि पिलरों पर लिखा गया लेख, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों स्तंभ लेख जो है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। इस बात को ध्यान में रखिए कि अशोक के स्तंभ लेख वो था शिलालेख का मतलब पत्थरों पर लेख लिखा गया, लेकिन यह है स्तंभ लेख का मतलब दोस्तों पिलर, लंबे पिलर पर लिखा गया लेख को स्तंभ लेख कहते हैं। तो इसकी संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है। तो चलिए अब इसके स्तंभ लेख को देखते हैं कि इसके स्तंभ लेख जो है 7 है, तो कौन कहाँ है और क्या लिखा गया है। पहला स्तंभ लेख है दोस्तों, पहला स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख।
प्रयाग स्तंभलेख। और दोस्तों यह जो है यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, यूपी के कौशाम्बी में स्थित था। बाद में अकबर ने इसे प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। इसलिए ये दोस्तों पहला जो है प्रयाग स्तंभलेख है और यह पहले कौशाम्बी में था, लेकिन जब अकबर जो है मुगल राजा बना तो उसने इसे प्रयागराज किले में स्थापित कराया। चलिए दूसरा स्तंभलेख को देखते हैं। दूसरा स्तंभलेख है दोस्तों, दूसरा जो है स्तंभलेख है दिल्ली टोपरा स्तंभलेख। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, इस स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तो दोस्तों इस स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। यानी कि पहले ये जो स्तंभलेख था टोपरा में था, लेकिन बाद में जब फिरोज शाह जो है राजा बना तो उसने टोपरा से इसे दिल्ली में स्थापित किया। चलिए तीसरा है दोस्तों दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। दोस्तों यह भी पहले मेरठ में स्थित था, लेकिन इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में स्थापित कराया गया। चलिए इसे आगे के देखते हैं। इससे आगे के दोस्तों चौथा है रामपुरवा स्तंभलेख। यह दोस्तों यह स्तंभलेख चंपारण यानी बिहार के चंपारण में है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, स्पेशली बिहार स्पेशल में, कि रामपुरवा स्तंभलेख अशोक का कहाँ है, तो यह बिहार के चंपारण में है और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। चलिए उसके बाद जो है पांचवा है लौरिया अरेराज स्तंभलेख। ये भी दोस्तों बिहार के चंपारण में ही है। उसके बाद जो है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख जो है ये भी बिहार के चंपारण में ही है। और दोस्तों इस स्तंभलेख पर जो है मोर का चित्र बना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे आगे के सातवां देखते हैं और लास्ट है सातवां है दोस्तों, सातवां है रुमनदेई स्तंभलेख। यह दोस्तों यह सबसे छोटा स्तंभलेख है अशोक का। यह सबसे छोटा स्तंभलेख है जो है अशोक का। इस बात को आप लोग ध्यान में रहिएगा, रुमनदेई। चलिए दोस्तों अशोक का शिलालेख और स्तंभलेख को हम लोगों ने एकदम देख लिया कि कौन कहाँ है। अब दोस्तों इससे आगे के जो है क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो है रानी का अभिलेख कहते हैं कौशाम्बी अभिलेख को, इसलिए इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इस आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि अशोक के कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सातवां अभिलेख। अशोक का सातवां अभिलेख जो है सबसे लंबा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए इस आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के द्वारा किस शिलालेख में यह कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक के द्वारा किस शिलालेख में यह कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पृथक शिलालेख में राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए इस आगे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि सार ए कुना अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। तो चलिए इसे ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ग्रीक, अरमाइक, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी कि सार ए कुना जो है ग्रीक और अरमाइक, आर में शक इसमें हो गया लेकिन ये हो जाएगा अरमाइक। ग्रीक और अरमाइक जो है भाषा में ये दोनों में लिखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में साम्राज्य के मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पहले उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में साम्राज्य के मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पहले उसके चरित्र को जांचा परखा जाता था, तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपदा परीक्षण। जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका सही। चलिए इसे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सम्राट के सहायता हेतु मंत्रिपरिषद यानी कि राजा के सहायता हेतु मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितना हुआ करती थी।
सम्राट के सहायता हेतु मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 12, 16 और 20, या तो 12 या तो 16 या तो 20 जो है सदस्यों की संख्या हुआ करती थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी, शीर्षस्थ का मतलब होता है दोस्तों सबसे टॉप लेवल अधिकारी, सबसे टॉप लेवल के अधिकारी को क्या कहा गया है अर्थशास्त्र जो है नामक किताब में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीर्थ। ऑप्शन नंबर बी, तीर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस तीर्थ को एक और नाम था महामात्र, इसे महामात्र भी कहा गया है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि तीर्थ को महामात्र भी कहा गया है और यह जो है सबसे टॉप लेवल के अधिकारी था। इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र किताब से मिलता है। चलिए इसे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में जासूस को, अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा चोर। चलिए इसे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इस आगे क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या का मतलब दोस्तों, प्रांतों का मतलब राज्यों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इस बात को लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रांतों को यानी कि राज्यों को चक्र कहा जाता था और अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में राज्यों या प्रांतों की संख्या 5 थी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन राज्य था और उसकी राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों ये होगा राज्य। तो दोस्तों पहला मौर्य प्रांत था उत्तरापथ, पहला मौर्य प्रांत था उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला जो है राजधानी थी। दूसरा था दक्षिणापथ और इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। चलिए इसे आगे को देखते हैं तीसरा चौथा पांचवा को। तो तीसरा चौथा पांचवा है दोस्तों कि तीसरा था अवंती और इसकी राजधानी थी उज्जैनी, याद रखिएगा उज्जैनी। चौथा था कलिंग और इसकी राजधानी थी तोसली। पांचवा था प्रासी का मतलब पूर्वी प्रांत और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इस तरह दोस्तों मौर्य साम्राज्य में अशोक के समय ये 5 राज्य थे। पहला था उत्तरापथ, दूसरा था दक्षिणापथ, तीसरा है अवंती, चौथा है कलिंग और पांचवा है प्रासी। चलिए इसे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? मौर्य साम्राज्य में प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे, यानी कि प्रांतों पर जो है अपना शासन जो है करने वाले क्या कहलाते थे? तो दोस्तों ये जो है कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक, ये तीनों कहलाते थे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए इससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का विभाजन किया गया था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों यानी राज्यों का विभाजन किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषय। ऑप्शन नंबर ए विषय जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, यानी कि राज्य के जो है एक राज्य को कई सारे विषयों में बांटा गया था। यानी कि अभी के जो है प्रेजेंट में एक राज्य को कई सारे जिलों में बांटा गया है, तो उसी तरह उस समय एक प्रांत को यानी कि एक राज्य को कई सारे विषयों में बांटा गया था। और दोस्तों ये जो विषय है यानी कि विषय जो है विषयपति के अधीन था, यानी इस विषय के मालिक विषयपति कहलाता था। जैसे कि अभी एक जिला का जो है मालिक जो है डीएम होता है, उस समय जो है विषय का मालिक विषयपति था और एक प्रांतों को कई सारे विषयों में विभाजन किया गया था और इसके मालिक को विषयपति कहा जाता था। चलिए इस अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इस काल में यानी कि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम। और दोस्तों इसके मुखिया को हम लोग उस समय जो है ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था और यह जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। चलिए इस अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था? मौर्य साम्राज्य में प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोप। ऑप्शन नंबर सी, गोप जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासकों में सबसे छोटा जो है गोप था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह गोप जो है दोस्तों 10 गाँव का या 10 ग्रामों का शासक जो है था। यह जो है 10 गांवों को संभालता था
और यह जो है प्रशासन का सबसे छोटा इकाई था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कौन संभालता था? मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कौन संभालता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 30 सदस्यों का मंडल, 30 सदस्यों का मंडल जो है एक जो है नगर प्रशासन को संभालता था। और दोस्तों ये जो है 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक जो है समिति में 5 सदस्य थे। तो 6 × 30 यानी कि 30 सदस्यों का एक जो है मंडल था जो कि एक नगर प्रशासन को संभालता था। चलिए इस अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इससे आगे क्वेश्चन है 14 नंबर, और 14 नंबर है कि मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कौन सा भाग वसूला जाता था? मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कौन सा भाग वसूला जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां भाग। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10वां भाग जो है वसूला जाता था। और दोस्तों अगर इसे कोई जो है बचाता था, चुराता था, तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था, मृत्यु दंड भी मिलता था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि मौर्य साम्राज्य में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रोनोमाई। ऑप्शन नंबर बी एग्रोनोमाई जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए समहर्ता है। ये समहर्ता जो है आय का संग्रह करता था, आय का संग्रह करता था। आय का संग्रह जो है जो करने वाला होता था उसको हम लोग उस समय जो है समहर्ता कहा जाता था। यानी कि अभी के वर्तमान में डीएम को जो है उस समय समहर्ता कहा जाता है। इसलिए दोस्तों आप जो है कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है डीएम का ऑफिस में जो उसको देखिएगा हिंदी में लिखा जाता है समहरणालय। तो ये जो है समहरणालय शब्द जो है समहर्ता से ही बना है। और दोस्तों ये जो द्वारिक है, द्वारिक ऑप्शन नंबर सी, ये जो द्वारिक है यह राजकीय द्वार रक्षक था, राजकीय द्वार रक्षक था। और दोस्तों ये जो पौर है, ये पौर जो है नगर का कोतवाल था, कोतवाल। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो समहर्ता आय का संग्रह करने वाला यानी कि अभी वर्तमान में डीएम, एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण का अधिकारी, द्वारिक राजकीय द्वार का रक्षक, पौर नगर का कोतवाल। चलिए इस आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायक। ऑप्शन नंबर सी नायक जो है राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था और उसे नायक कहा जाता था। और दोस्तों ये जो सेनापति है, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति कहलाता था। इस बात को ध्यान में रखिए। और नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले को नायक कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव करता था। मौर्य इतना बड़ा जब राज था तो सेना तो रहेगा, और सेना जब रहेगा तो उसके रख रखाव के लिए कोई तो व्यवस्था किया जाएगा। तो वहीं मेगास्थनी जो है, मेगास्थनीज एक राजदूत थे और उनकी किताब इंडिका में ये सारी बातें हैं। तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव करता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सदस्यीय और 6 समितियां जो है करता था। यानी कि समिति की संख्या कितनी थी? 6, और एक समिति में 5 सदस्य रहते थे। यानी कि टोटल जो है 30 जो है सदस्यों की संख्या था, 30 सदस्यों की संख्या था। और यही जो है मौर्य सेना का रख रखाव करता था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किसके अधीन था? मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किसके अधीन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी महामात्य सर्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। और दोस्तों ये जो युवराज है ऑप्शन नंबर है, ये तो राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र युवराज कहलाता था। ये तो सब कोई जानता है। पुरोहित जो है दोस्तों धर्म एवं दान विभाग का मालिक था पुरोहित। द्वारिक, ये जो द्वारिक है दोस्तों, ये द्वारिक जो है दोस्तों राजकीय द्वार रक्षक था, राजकीय द्वार रक्षक था, राजकीय द्वार रक्षक था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को
क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा गुड पुरुष। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20 से क्वेश्चन नंबर कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संचार। ऑप्शन नंबर बी संचार जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये एक स्थान से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के लिए गुप्तचर ही करते थे। और दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो सी है संस्था, ये संस्था भी एक गुप्तचर का ही भाग था, लेकिन यह दोस्तों एक ही स्थान पर रहकर अपने कार्य को करता था, तो इसे हम लोग जो है संस्था कहा गया। ये भी गुप्तचर का ही भाग था, लेकिन यह एक ही स्थान पर अस्थायी रहकर राजा के लिए गुप्तचरी करता था, तो इसे संस्था कहा गया। लेकिन घूम घूम के जो गुप्तचरी करता था उसको संचार कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? अशोक के समय जनपदीय यानी कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजुक। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा राजुक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीता भूमि। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा सीता भूमि। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। चलिए इसे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तब 23 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अदेव मात्रिक। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा अदेव मात्रिक। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अदेव मात्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7, यानी कि मेगास्थनी ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 जो है सही हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों पहला जो है वो दार्शनिक, पहला को दार्शनिक में बांटा। दूसरा है कि दूसरा में किसान, तीसरा है अहीर, चौथा है कारीगर, पांचवा है सैनिक, और छठा है निरीक्षक, और सातवां है सभासद। तो इस तरह दोस्तों मेगास्थनी ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभापद। चलिए इसे आगे क्वेश्चन सभासद। चलिए इसे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपा जीवा कहलाती थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसे आगे क्वेश्चन देते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता लिया था? नंद वंश के तो ही विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा राजा प्रवर्तक से जो है सहायता लिया था, और यह राजा प्रवर्तक कश्मीर के थे। दोस्तों कश्मीर के थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगध पर मौर्य शासन कितने वर्षों तक राज किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 137 वर्ष, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहदर्थ।
मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस बृहदर्थ को 185 ईसा पूर्व में इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसकी हत्या कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने इसको मार डाला और मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना हो गया और उस वंश का नाम रखा शुंग वंश। शुंग वंश। तो इस तरह दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ, लेकिन बृहदर्थ को 185 ईसा पूर्व में इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला, हत्या कर दिया और मगध की राजगद्दी पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना किया। तो आज जो है मौर्य वंश समाप्त हुआ और अगले वीडियो में हम लोग शुंग वंश यानी कि ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू।